चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन आएंगे। जैसे आप लोग सुने होंगे पृथ्वी सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन या चिपको आंदोलन, ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो बात ये है कि ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ इन सब बातों का वर्णन है। तो वो सारे पॉइंट जो है, वो सारे पॉइंट ज्योग्राफी का एक टॉपिक है संसाधन से वो सारे पॉइंट उठ के आते हैं। और वहीं से प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, मॉन्ट्रियल समझौता कब हुआ था, ये सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग जो है कि कहाँ से उठाया जाता है, वहाँ से उठाया जाता है। जो संसाधन चैप्टर है, संसाधन जो टॉपिक है, उस टॉपिक से उठाया जाता है। तो उन सारी बातों को हम लोग समझेंगे कि संसाधन जो है, संसाधन चैप्टर से जो जब क्वेश्चन उठाए जाते हैं तो वो कौन कौन से टॉपिक होते हैं जहाँ से और सारे क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, और उन क्वेश्चन को भी देखेंगे जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो इन चीज़ों को पढ़ा जाएगा। तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं जो संसाधन टॉपिक है, संसाधन टॉपिक को। ये संसाधन ही रिसोर्स कहलाते हैं, इनकी को रिसोर्स कहा जाता है। अब बात है कि संसाधन कहते किसको हैं, संसाधन जो होते हैं मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करता है, उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। उसे ही संसाधन कहते हैं। अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम जिस वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, जिस सेवा का उपयोग कर रहे हैं, वो सारी मिला के क्या है, संसाधन है। और संसाधन के बारे में महात्मा गांधी द्वारा एक कथन है कि मनुष्य जो है, संसाधन हमारे लिए जो है, हमारी भूख को समाप्त कर सकते हैं। हमारी जो भूख है, भूख को समाप्त कर सकते हैं, हमारी लालच को नहीं। संसाधन हमारी भूख को समाप्त कर सकते हैं। पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे हमारे भूख को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर लालच हो जाए कि पेड़ पौधों से हमें पैसा कमाना है, तो काट के बिक दीजिए, सब खत्म हो जाएगा। तो ये सारी बातें हैं। तो ये बात समझ में आया कि संसाधन कहते किसको है। अब संसाधन जो टॉपिक निकला है, तो संसाधन के हर पॉइंट पे हर चीज़ को समझा जाएगा। संसाधनों का बंटवारा होता है। संसाधन का बंटवारा कितने आधार पे, संसाधन का बंटवारा 4 आधार पे होता है। एक उत्पत्ति के आधार पे संसाधन का बंटवारा होता है। नेक्स्ट उपयोगिता के आधार पर संसाधन का बंटवारा होता है। एक उत्पत्ति के आधार पर होता है, एक स्वामित्व के आधार पर होता है, स्वामित्व के आधार पर होता है। और चौथा जो आधार होता है वो होता है विकास की स्थिति के आधार पर। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन को बंटवारा किया गया। अब हर चीज़ के बारे में समझेंगे। जैसे में संसाधन कहते, अब कहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे, संसाधन कहते किसको है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन वस्तुओं का उपयोग करता है, जिन सेवाओं का उपयोग करता है, सब क्या होते हैं, सब संसाधन होते हैं। और संसाधन जो होते हैं, संसाधनों का बंटवारा 4 आधार पर किया जाता है। एक उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का बंटवारा होता है, दूसरा उपयोगिता के आधार पर होता है, तीसरा स्वामित्व के आधार पर होता है, चौथा जो होता है विकास की स्थिति के आधार पर होता है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के, एक जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। जैव संसाधन और अजैव संसाधन उत्पत्ति के आधार पर। उपयोगिता के आधार पे संसाधन भी यहाँ भी 2 प्रकार के होते हैं। एक नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय, और दूसरा अनवीकरणीय। इसको बायोटिक बोला जाता है, इसको एबायोटिक बोला जाता है। ये नवीकरणीय जो होता है, नवीकरणीय एक संसाधन होते हैं, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन होता है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। एक व्यक्तिगत,
एक व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, दूसरा क्या होता है सामुदायिक होता है, तीसरा राष्ट्रीय होता है राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है। ठीक है, हर चीज़ के बारे में, हर संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे विकास के आधार पर, विकास की स्थिति के आधार पर जो संसाधन होते हैं वो होते हैं, एक विकसित संसाधन कहलाता है विकसित, दूसरा भंडार कहलाता है, दूसरा क्या कहलाता है भंडार कहलाता है, और तीसरा संचित कोष, तीसरा जो संसाधन होता है उसको संचित कोष कहते हैं, और चौथा जो संसाधन होता है उसे संभावी संसाधन कहा जाता है। संभावी संसाधन, हर चीज़ के बारे में समझेंगे। जैसे जैव संसाधन किसे कहते हैं, यहाँ पे हम लोग समझे कि संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन जो होता है, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए जिन वस्तुओं या सेवाओं का उपयोग करता है उसे संसाधन कहते हैं। और संसाधन का जो बंटवारा होता है कई स्तरों पे होता है। जैसे अगर उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को देखा जाए तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक जैव संसाधन, एक अजैव संसाधन। उपयोगिता के आधार पर देखा जाए तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। तीसरा, अगर स्वामित्व के आधार पर संसाधन को देखा जाए तो जो स्वामित्व के आधार पर संसाधन होते हैं चार प्रकार के होते हैं, एक व्यक्तिगत होता है, सामुदायिक होता है, राष्ट्रीय होता है, अंतर्राष्ट्रीय होता है। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं, संभावी होता है, विकसित होता है, भंडार होता है और संचित कोष होता है। ये जो बंटवारा है संसाधनों का अलग अलग आधार पे, इस आधार पे संसाधनों के बंटवारा के बाद हम लोग हर संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। हर संसाधन किसे कहा जाता है और उसके एग्जाम्पल के साथ साथ पढ़ेंगे कि एग्जाम्पल उसका क्या है। जैसे में जैव संसाधन, जितने सारे सजीव होते हैं, सजीव जितने सारे होते हैं सब जैव संसाधन। अजैव निर्जीव, अजैव किसको बोलते हैं, ये बायोटिक है तो सजीव लिविंग थिंग्स, और अजैव यानी निर्जीव। अब जो सजीव है, सजीव के अंतर्गत क्या आ जाएगा, मनुष्य आ जाएगा, जीव जंतु आ जाएगा, पेड़ पौधे आ जाएंगे, ये सब क्या हो जाएगा, जैव संसाधन हो जाएगा। अजैव संसाधन क्या होगा, अजैव संसाधन निर्जीव होता है, जितनी सारी वस्तुएं हैं, चट्टान हो गया, खनिज हो गया, ठीक है, चट्टान हो गया, खनिज हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, अजैव के अंतर्गत हो जाएंगे, धातु हो जाएंगे, ये सब किसके अंतर्गत चल जाएगा, अजैव संसाधन के अंतर्गत चल जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। दूसरा नवीकरणीय होता है, अनवीकरणीय होता है। उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो भागों में, एक नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, जैसे में एक ऐसा संसाधन है जिसका मान लीजिए कि उपयोग कर लिया जाए, उपयोग करने के तुरंत बाद उसे फिर से उपयोग में लाया जा सकता है, उसका जो भंडार है खत्म नहीं हो सकता है, उसके जो पुनः चक्रण की विधि है बहुत जल्दी जल्दी होती है, उसे क्या कहते हैं, नवीकरणीय कहते हैं। जैसे में सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, ठीक है, वन हो गए, वन्य प्राणी हो गए, ये सब क्या है, नवीकरणीय है। कहने का मतलब कि वन्य प्राणी है तो जैसे वन है, वन अगर मान लीजिए कि 10 को पेड़ काट दिया गया तो फिर 10 को पेड़ अगले साल जल उसको उसी साल बो दिया जाएगा तो अगले साल 2 साल में हो जाएगा, तो वो नवीकरणीय है। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन होते हैं कि जिनके जो पुनः चक्रण का जो समय है, पुनः चक्रण का समय लंबे समय में, जैसे कोयला हो गया, कोयला का भंडार है खत्म हो जाएगा तो कोयला को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लगता है, पुनः चक्रण होने में उसका लाखों करोड़ों वर्ष के समय लगते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। अनवीकरणीय संसाधन के अंदर जितने सारे जीवाश्म ईंधन होते हैं सब अनवीकरणीय। जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत क्या आता है, कोयला आता है, पेट्रोलियम आता है, जो गैस होती है, जो गैस होती है, प्राकृतिक गैस होती है, वो प्राकृतिक गैस आते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। और सारे जीवाश्म ईंधन किसके अंतर्गत चले जाते हैं, अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत चले जाते हैं। अब चलिए स्वामित्व के आधार पर समझा जाए। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। एक व्यक्तिगत संसाधन होता है, इस संसाधन में वैसे संसाधन आते हैं जिन पर
जो मनुष्य होता है, मनुष्य का अपना अधिकार होता है, जैसे अपना घर हो गया, अपना जमीन हो गया, ये अपना तालाब हो गया, अपना कुआं हो गया, ये सब क्या हो गया, ये व्यक्तिगत संसाधन के अंदर। सामुदायिक संसाधन ऐसे संसाधन जिन पर पूरे समाज का, एक समुदाय का उस पर अधिकार होता है, जैसे चराई, चरागाह जो होता है, चरागाह पे एक आदमी का जो पशु होती है, एक आदमी का पशु, एक मवेशी एक आदमी का नहीं चल सकता है, पूरे समाज का चलता है, कोई नहीं बोलने जाता है। मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, मंदिर पे एक आदमी थोड़े जाता है, कोई भी जा सकता है, मस्जिद में कोई भी जा सकता है। ये तो सब क्या हो गया, जैसे सामुदायिक जो तालाब हो गया, सामुदायिक जो भवन हो गए, वहाँ पे हर आदमी वहाँ पे जा सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो किसी को संसाधन, सामुदायिक संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, जिसपे किसी देश का हक होता है, देश का मालिक होता है। जैसे में राष्ट्रीय संसाधन ये जो होते हैं उसके अंतर्गत रेल हो जाएगा, हवाई जहाज हो जाएगा, जो रेलवे प्लेटफॉर्म हो जाएंगे, जिस पर जो देश होता है, देश की सरकार जिसका मालिक होती है, उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मालिक होता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का किसमें मालिक, जैसे में अंतर्राष्ट्रीय ऐसी वस्तुएं, ऐसा संसाधन जिसका मालिकाना हक किसके पास होता है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का। जैसे मान लीजिए कि कोई देश है और वो समुद्र के किनारे है, तो समुद्र के किनारे है तो उसके सामने अगर मान लीजिए कि जितना समुद्र का जितना एरिया है टोटल उसका थोड़े है, समुद्र के एरिया से 200 किलोमीटर अंदर तक उस देश के अधिकार क्षेत्र में आता है, वो उस देश का अपना है। उसके बाद का जो क्षेत्र है वो सब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अंतर्गत चलता है। अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं होती है उसकी मालिक होती है, उस पर कोई अपना अधिकार नहीं जमा सकता है। तो 200 किलोमीटर के बाद का जो एरिया होता है, तो ये जो है ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत ये सारे आते हैं। अब जो होता है विकास की स्थिति के आधार पे संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। एक संभाव्य संसाधन होता है, दूसरा विकसित होता है, तीसरा भंडार होता है, चौथा संचित कोष होता है। पहले ये जानेंगे संभावित संसाधन किसे कहते हैं। संभावित संसाधन किसे कहते हैं, ऐसे संसाधन जिनका जो स्रोत है पता है कि ये संसाधन है, ठीक है, और उनका जो उपयोग है उपयोग नहीं हो रहा है, उनका जो उपयोग है उपयोग नहीं हो रहा है, वहां से मतलब उपयोग में लाया जा सकता है लेकिन उपयोग नहीं हो रहा है, वैसे संसाधन क्या कहलाते हैं, संभाव्य संसाधन। जैसे में हिमालय क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र से कई सारे खनिज निकाले जा सकते हैं, लेकिन दुर्गम क्षेत्र होने के कारण वहाँ से खनिज नहीं निकलता है। राजस्थान और गुजरात वाला जो एरिया है वहाँ से पवन से ऊर्जा बनाई जा सकती है, जो सोलर से, सूर्य से ऊर्जा बनाई जा सकती है। बड़ा क्षेत्र है, गर्मी ज़्यादा पड़ता है, तो वहाँ पे एक मतलब सामने दिख रहा है कि लेकिन उसका उपयोग नहीं होता है, उसको संभाव्य संसाधन कहते हैं। विकसित संसाधन किसे कहते हैं, जिसका सर्वे किया जा चुका है, जिसको पहचाना जा चुका है, और जो जिसकी मात्रा और क्वांटिटी और क्वालिटी, गुण और मात्रा दोनों के बारे में जानकारी है, वैसे संसाधन क्या कहलाते हैं, वैसे संसाधन जो होते हैं विकसित संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट भंडार होता है। भंडार क्या होता है, भंडार ये ऐसे संसाधन आते हैं इसके अंतर्गत जिसमें होता क्या है कि बड़े ऐसे संसाधन है जिसका प्रौद्योगिकी के अभाव में जो टेक्नोलॉजी होता है, टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से उसका उपयोग नहीं किया। जैसे में मान लीजिए कि जो आकाश में जो बिजली कड़कती है, जो बिजली का थंडरिंग होता है, उस थंडरिंग से बिजली बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी को जमा करने की हमारे पास कोई टेक्निक नहीं है। तो उस टेक्निक ना होने की वजह से वो सामने दिख रहा है कि वो भी संसाधन है, लेकिन टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं, संचित कोष के अंतर्गत वो भंडार के अंतर्गत जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, वो भंडार कहलाते हैं। अब संचित कोष किसे कहते हैं, ऐसे भंडार में आने वाले ऐसे संसाधन जिनका उपयोग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसका उपयोग किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, उसे संचित कोष कहते हैं। जैसे वन हो गया, बांध हो गया, जल हो गया। पूर्ण रूप से जल से जो बिजली बनाई जा सकती, नदियाँ जो हो गई, नदियों से बिजली बनाया जा सकता है, लेकिन पूरे भारत में
नदियों से बिजली बनाने की जो संभावनाएं अपार है, लेकिन उनसे बिजली नहीं बनाई जाती है। तो ऐसे संसाधन क्या होते हैं? इन संसाधनों को संचित कोष के अंतर्गत माना जाता है। उससे कुछ बनाया जाता है, पूरे भारत में 100% नहीं बनाया जाता है। जितनी नदियां हैं उनसे बिजली नहीं बनाई जाती है। कुछ जगहों पे भाखड़ा नंगल बांध हो गया, जैसे कई सारे हीराकुंड बांध हो गए, कई सारे ऐसे बांध हैं जहाँ बांध बना के नदियों से बिजली बनाई जाती है। लेकिन जितनी नदियां हैं हर जगह बिजली नहीं बनाया जाता है, हर जगह उन परियोजनाओं पे काम नहीं किया गया है। तो ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं? संचित कोष के अंतर्गत आते हैं। तो ये संसाधन के बारे में बात हुआ कि संसाधन कहते किसको है, संसाधन का बंटवारा किन किन आधारों पे हुआ है और वो कौन कौन से संसाधन होते हैं, यहाँ तक क्लियर है। अब जो होता है कि भारत जैसे देश में संसाधन की संपन्नता है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे संसाधन की बहुत ज़्यादा प्रचुरता है और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे संसाधन की कमी है, संसाधन नहीं है, प्राकृतिक संसाधन की कमी है। तो एक बात ध्यान में रखना है कि जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधन देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में पहले यह धारणा थी कि प्राकृतिक संसाधन जो है, प्राकृतिक संसाधन अगर है तो वहाँ पे उस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। लेकिन जापान एक ऐसा देश है जहाँ प्राकृतिक संसाधनों की विपन्नता है, प्राकृतिक संसाधन है ये नहीं है, लेकिन मानव संसाधन इस प्रकार से जापान ने मानव संसाधन का उपयोग किया है कि आज की डेट में जो जापान है विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा है। आज जो जापान है विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा है। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो इस तरीके से टेक्नोलॉजी से परिचित हैं, उतना ज़्यादा उनके पास ज्ञान है, उस तरीके का ज्ञान है जिसका उपयोग अपने यहाँ जो अगल बगल के जो क्षेत्र हैं उससे उसका उपयोग करके अपने लिए उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से जापान ने अपने आप को एक विकसित देश की श्रेणी में कर रखा है। ये सबक है भारत के लिए, ये भारत के लिए भी सबक है। भारत भी ऐसा कर सकता है। भारत के जो नीति निर्माता हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, इस दिशा में सोच सकते हैं कि इस तरीके से भी भारत के लोगों को भी उस तरीके से कुशल बनाया जाए, दक्ष बनाया जाए और दक्ष बना के और भारत की जो बदहाली है, भारत इतना बड़ा देश है, संसाधनों की संपन्नता है, फिर भी भारत जो है विकासशील देश की श्रेणी में खड़ा है, जापान विकसित देश की श्रेणी में खड़ा है। तो ये भारत के लिए सबक है, वहाँ से सीख लेनी चाहिए। आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। संसाधन जो है, संसाधन यहाँ हुआ। अब जो होता है संसाधन नियोजन की बात होती है। संसाधन नियोजन क्या होता है? जो संसाधनों का जो उपयोग होता है, अगर अवेयरनेस के साथ, सजगता के साथ संसाधनों का उपयोग किया जाए, उसे ही संसाधन नियोजन कहा जाता है। कहने का मतलब है घर पे मान लीजिए कि पानी है, जल है, एक संसाधन है। अगर जल है तो क्या होता है, कोई ऐसा भी क्षेत्र है कि जहाँ पे जल की कमी है, पानी खरीद के लोग पीते हैं। ऐसे भी क्षेत्र है जहाँ पानी की बहुत बहुलता है, जहाँ पे पानी की बहुलता है वहाँ पानी का कोई कीमत नहीं रखता है, पानी का नल खोल के आदमी सोया रहा है। तो उस स्थिति में हम क्या कर रहे हैं? संसाधनों का अपव्यय कर रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं। तो वो बर्बादी रोकी जाए, और वो बर्बादी रोकना ही क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन कहलाता है। कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं। बिजली आदमी गिराता है, नहीं भी है तब वो पंखा चल रहा है, नहीं भी है तब वो क्या है, ट्यूबलाइट जल रहा है। तो ये जो क्या है, हम संसाधन का दुरुपयोग कर रहे हैं, उपयोग नहीं कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इस वजह से हम जो है संसाधनों का उपयोग करना सीखें, सदुपयोग करना सीखें। इससे क्या होगा कि हम आगे आने वाली जो पीढ़ी है, आगे आने वाली पीढ़ी को उस संसाधन को दे सकते हैं। इसे ही तो सतत विकास कहा जाता है। सतत विकास इसे ही कहा जाता है कि हम अपने भी उपयोग कर रहे हैं और आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी सोच रहे हैं, उसके लिए भी सोच रहे हैं। तो वो सतत विकास कहलाता है। यहाँ से क्लियर है? यहाँ से हम लोग का जो संसाधन है, संसाधन यहाँ से, उसके बाद जो होता है संसाधनों का संरक्षण किया जाता है। संसाधनों के संरक्षण के लिए भारत में कई सारे अभियान चलाए गए, जहाँ से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। एग्जाम में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ से कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसे में जो कई सारे, जैसे में एक भारत में संसाधनों के संरक्षण के लिए आप लोग नर्मदा बचाओ, नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी
को बचाने के लिए वहाँ पे बांध बन रहा था, उस बांध को रोकने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये क्वेश्चन आता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके द्वारा चालू किया गया था? यहाँ से तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो थे मेघा पाटेकर, नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन चालू किया था? मेघा पाटेकर नाम है। नर्मदा बचाओ आंदोलन चालू किए थे। एक चिपको आंदोलन था। चिपको आंदोलन काहे के लिए चालू किया गया था? पेड़ पौधों को कटने से बचाने के लिए चिपको आंदोलन जो था, चिपको आंदोलन चलाया गया था। ये सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा, कौन व्यक्ति हैं? सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा ये चिपको आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट जो है एक वर्षा जल का संचय करके कृषित जो भूमि है, खेती करने वाली जमीन है, उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था। वर्षा जल का संचय करके, संचय यानी जमा करके कृषित भूमि को बढ़ाना, कृषित भूमि को बढ़ाने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था। उनका नाम, ये आंदोलन संदीप पांडे द्वारा चलाया गया था। कौन? संदीप पांडे ये आंदोलन चलाए थे। तो यहाँ ये तीन जो है, ये तीन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन में कई बार क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं इस यहाँ से। अब जो है ये भारत स्तर पे हुआ। संसाधनों के संरक्षण के लिए भारत में भी कई सारे आंदोलन हुए। उसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, जो वर्षा जल का उपयोग करने के लिए आंदोलन। तो ये सारे आंदोलन जो थे ये बताते हैं कि भारत के जो लोग थे वो संसाधनों के संरक्षण के प्रति कितने ज़्यादा जागरूक थे, वो आंदोलन करने के लिए तैयार थे। लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि संसाधनों को व्यय करने में हम लोग तुले हुए हैं, संसाधनों को ख़त्म करने में हम लोग तुले हुए हैं। हम लोग को इस पर कोई वो है ही नहीं कि हम लोग कैसे संसाधन को बचाएं। सतत विकास की तरफ हम लोग का कोई ध्यान नहीं है। सतत विकास की तरफ ध्यान होना चाहिए, सतत उपयोग की तरफ ध्यान होना चाहिए कि हम अपनी आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी संसाधनों को बचाकर रखा जाए, उनके लिए भी दिया जाए। अब ये राष्ट्रीय स्तर पे प्रयास था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कई सारे प्रयास हुए हैं संसाधनों को बचाने के लिए, वो प्रयास भी देख लिया जाए। एग्जाम की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण, कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों के संरक्षण के लिए, संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रयास, यहाँ भी कई सारे प्रयास हुए। सबसे पहला जो प्रयास हुआ था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1968 ईस्वी में हुआ था, 1968 ईस्वी में हुआ था। और ये जो प्रयास था क्लब ऑफ रोम जो है, क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रस्तावित था। मतलब इसके द्वारा जो रोम की जो संस्था थी क्लब ऑफ रोम, इसने क्या किया कि इसने वकालत किया कि संसाधनों का संरक्षण होना चाहिए। सबसे पहले संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसने वकालत किया था? क्लब ऑफ रोम ने 1968 ईस्वी में। कब किया था? 1968 ईस्वी में। नेक्स्ट जो है संसाधनों के संरक्षण के लिए 1972 ईस्वी में विश्व शिखर सम्मेलन हुआ। विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में कब हुआ? विश्व शिखर सम्मेलन हुआ, संसाधनों के संरक्षण के लिए भी हुआ था। और ये जो सम्मेलन है, इसी सम्मेलन से 5 जून को क्या किया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यही जो डेट है, इसी विश्व शिखर सम्मेलन से ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाना स्टार्ट हुआ है। विश्व पर्यावरण दिवस इसी डेट से मनाना स्टार्ट हुआ। तो 1968 में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों के संरक्षण के लिए किसने वकालत किया कि संसाधनों के संरक्षण के लिए जागरूक होना चाहिए, संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए? क्लब ऑफ रोम 1968 में। 1972 में विश्व शिखर सम्मेलन हुआ संसाधनों के संरक्षण के लिए, और इसी डेट से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट डेट आता है 1987 ईस्वी। 1987 ईस्वी को ब्रटलैंड कमीशन, नाम है ब्रटलैंड कमीशन।
ब्रटलैंड कमीशन ने अपना प्रस्ताव दिया था और बताया था कि संसाधनों को संरक्षण किया जाए। तो ब्रटलैंड कमीशन कब 1987 में कहाँ का थी? संसाधनों के संरक्षण के लिए, संसाधनों के संरक्षण के लिए ब्रटलैंड कमीशन था। और जो नेक्स्ट है, अब कई सारे पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुए। पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी 3 गो शिखर पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ संसाधनों के संरक्षण के लिए। पहला 1992 ईस्वी में प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 ईस्वी में। और जगह था रियो डी जेनेरो। जगह कहाँ पे? रियो डी जेनेरो शहर में ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 ईस्वी में। और यहाँ पे जो 178 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितना? 178 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। किसमें? प्रथम शिखर सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में। और जो दूसरा पृथ्वी सम्मेलन था वो 1997 ईस्वी में हुआ था। दूसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन कितना? दूसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन ये कब? 1997 ईस्वी में दूसरा शिखर सम्मेलन हुआ था। और ये जो 1997 ईस्वी वाला हुआ था ये न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। किस शहर में? न्यूयॉर्क शहर में। ये दूसरा, इसको +5 शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। +5 शिखर सम्मेलन कब? 1997 में, 5 साल बाद, 1992 के 5 साल बाद हुआ था 1997। इस वजह से +5 शिखर सम्मेलन याद रखिए। +5 शिखर सम्मेलन किसे कहा जाता है? दूसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। इसमें कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 178 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और तीसरा जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 2002 ईस्वी में। 2002 ईस्वी में तीसरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 2002 ईस्वी में हुआ था। और ये शहर था जोहान्सबर्ग। कहाँ था? जोहान्सबर्ग में ये सम्मेलन हुआ था। तीसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में 2002 ईस्वी में। ठीक है। एक सम्मेलन हुआ था क्योटो शिखर सम्मेलन। कौन सा? क्योटो शिखर सम्मेलन कब? 1972 में। कब? 1972 में विश्व शिखर सम्मेलन भी हुआ है। लेकिन ये जो 1972 वाला विश्व शिखर सम्मेलन था ये भी 1972 में हुआ। और क्योटो शिखर सम्मेलन जो है 1997 में। क्योटो शिखर सम्मेलन कब हुआ? क्योटो शिखर सम्मेलन दिसंबर 1997 में क्योटो शिखर सम्मेलन हुआ था। और ये जो एक, ठीक है, और इस क्योटो शिखर सम्मेलन में 159 देशों ने भाग लिया था। ठीक है। एक बार फिर से देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों के संरक्षण के लिए कई सारे प्रयास किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले वकालत क्लब ऑफ रोम द्वारा किया गया था 1968 ईस्वी में। दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन हुआ 1972 ईस्वी में। इसी विश्व शिखर सम्मेलन से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट 1987 ईस्वी में ब्रटलैंड कमीशन ने अपना जो है रिपोर्ट सौंपा था। और रिपोर्ट सौंप के ये बताया था कि जो किस तरीके से संसाधनों का संरक्षण होना चाहिए। अगला जो प्रयास था 1992 ईस्वी में प्रथम शिखर सम्मेलन द्वारा रियो डी जेनेरो में हुआ था। 178 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 1992 में हुआ था प्रथम शिखर सम्मेलन। दूसरा शिखर सम्मेलन 1997 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क शहर में। इसे +5 शिखर सम्मेलन भी, दूसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन को क्या कहा जाता है? +5 शिखर सम्मेलन कहा जाता है। और तीसरा जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो 2002 ईस्वी में जोहान्सबर्ग शहर में हुआ था। कहाँ? जोहान्सबर्ग में हुआ था। एक क्योटो शिखर सम्मेलन है वो 1997 में ही क्योटो शिखर से जिस वर्ष पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, दूसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन, उसी वर्ष क्योटो शिखर सम्मेलन भी हुआ था। लेकिन ये जून वाले महीने में हुआ था, मई जून वाले महीने में हुआ था। ये दिसंबर वाले महीने में हुआ था क्योटो शिखर सम्मेलन। और इसमें 159 देशों को प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और ये जो है 1997 ईस्वी में हुआ था।
तो इस चीज़ को, ये संसाधन है, संसाधन से जो रिलेटेड टॉपिक है इसको हम लोग संसाधन संरक्षण से रिलेटेड है, और संसाधन चैप्टर से जो जो बातें आनी चाहिए एग्जाम में, जो जो बातें महत्वपूर्ण है उसको हम यहाँ पे कवर कराए हैं। आप लोग इसको देखिए, देखने से ये एग्जाम में की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।